हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। जैसे कि क्लास 12 के इतिहास के पहला चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था और इससे संबंधित 3 वीडियो मैंने डाल दिया था और यदि ये तीनों वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है, इन तीनों वीडियो में हम लोगों ने इतिहास क्या है और इतिहास के कई प्रकार, जैसे कि उपकरण के आधार पर, उसके बाद लिपि के आधार पर, इसके आधार पर मैंने इतिहास को डिवाइड किया है, कई खंडों में विभाजित किया है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और इससे संबंधित पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने पहला वीडियो में बताया है। फिर दूसरा वीडियो में इस सभ्यता के विस्तार के बारे में बताया है, पुरातत्व के बारे में बताया है, खोजकर्ताओं के बारे में बताया है और इस सभ्यता से शुरू कालखंड के बारे में बताया है। उसके बाद प्रमुख नगर के बारे में बताया है, कौन से नगर से क्या प्राप्त हुए हैं। और आज की इस वीडियो में खासतौर पर हम लोग जानेंगे, कुछ नगर छूट गया है और उससे प्राप्त प्रमुख वस्तुएं। और इस वीडियो में खासतौर पर हम लोग जानेंगे जो बचे हुए पार्ट है और इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर यानी पहला चैप्टर को हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। जैसे कि आज की इस वीडियो में रहेगा नगर योजना के बारे में कि इस सभ्यता में लोग नगर किस तरह से, ये नगरीय सभ्यता हुआ करता था और इसके प्रमुख विशेषता क्या है नगर से संबंधित। उसके बाद इस टॉपिक में हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इस सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था। उसके बाद धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ के लोग धर्म, कौन से धर्म को मानते थे, क्या धर्म को मानते थे, क्या इसके बारे में कोई साक्ष्य मिले हैं, हाँ या ना। इसके बाद इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ के लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या कार्य करते थे, इसके आर्थिक स्रोत क्या थे। उसके बाद इस सभ्यता का निर्माता कौन था, यानी कौन लोग इस सभ्यता को बनाए थे, कहाँ से आए थे। उसके बाद इस सभ्यता का पतन के बारे में बताएंगे कि यहाँ के जो इस सभ्यता अचानक इस सभ्यता इस दुनिया से गायब हो गया या खत्म हो गया, पतन हो गया, तो इसके क्या कारण रहे। अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बताते हैं। उसके बाद इस सभ्यता के लोग विज्ञान से क्या जानते थे। इन्हीं टॉपिक पे हम लोग का आज ये वीडियो रहेगा। और आज का वीडियो यदि देख लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे पहले 2 वीडियो को देख लेंगे तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दिया था कि हड़प्पा से, उसके बाद मोहनजोदड़ो से कई सारी प्राप्त वस्तुएं मिला था। उसके बाद अगला जो टॉपिक है लोथल, लोथल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई है ना। उसके बाद धान व बाजरे की खेती प्राप्त हुई है, शतरंज प्राप्त हुए हैं जिससे लोग मनोरंजन के लिए खेलते थे। और यहाँ से कुछ बाजरे की खेती प्राप्त हुई है और हाथी दांत प्राप्त हुई है, बकरी की हड्डी प्राप्त हुई है। तो इन सभी चीजों की प्राप्ति लोथल एरिया से हुई, यानी लोथल नगर से हुई है। तो इससे ये तात्पर्य है कि लोग बकरी भी पालते थे, शतरंज का मतलब इन लोग शतरंज से संबंधित सब कुछ जानते थे, गेम जानते थे। उसके बाद चक्की वाली हाथी दांत, उसके बाद हाथी दांत का इन लोग प्रयोग करते होंगे, आभूषण बनाने में कार्य करते होंगे। धान व बाजरे यानी धान से संबंधित धान उगाते होंगे और बाजरे की फसल करते होंगे। इन लोग का आर्थिक स्रोत ये भी हो सकता है। उसके बाद कालीबंगा से प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तांबे की बैल की मूर्ति प्राप्त हुई, तांबे धातु की बैल की मूर्ति प्राप्त हुए हैं, जैसे कि लकड़ी की नाली प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बीमारी वाला कपाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। और हल से जुते हुए खेत के प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद भूकंप से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी साक्ष्य से ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बैल भी लोग पालते थे, मतलब पालतू जानवर के रूप में पालते थे। और हो सकता है कि हल वगैरह हल जोतने का कार्य आता होगा। उसके बाद लकड़ी की कुछ नाली प्राप्त हुए हैं, उन लोग नाली व्यवस्था के बारे में जानता होगा। और कुछ बीमार वाला कपाल प्राप्त हुआ और हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है कि उन लोग हल का प्रमाण या फिर हल से उन लोग खेत जोतते होंगे। तो अलग अलग चीज अलग अलग प्राप्त है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों का प्राप्त होता है। तो कालीबंगा से ये सारी की सारी चीज प्राप्त होता है। अब अगला जो हम लोग का प्रमुख शहर जिसका नाम है बनावली, इस शहर से क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे कि नाक व कान की बाली प्राप्त हुए है। हो सकता है कि लोग वहाँ के स्त्री एवं पुरुष कान और नाक में बाली वगैरह पहनते होंगे। उसके बाद कांटा मिले हैं और मछली पकड़ने वाले कांटा मिले हैं। हो सकता है कि लोग मछली पकड़ने के लिए कांटा का यूज करता होगा, है ना, और कांटा से मछली मारता होगा और खाता भी होगा। उसके बाद मिट्टी के कुछ खिलौने मिले हैं। हो सकता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने से संबंधित कुछ बनाते होंगे और बच्चों को खिलाता होगा, है ना। चलिए, तो बनावली से ये सारे के सारे प्रमाण मिले हैं। और एक व्यक्ति था
जो काफी विद्वान था, जिसका नाम था अर्नेस्ट मैके, इसके मतानुसार मोहनजोदड़ो से अवतल की चक्की प्राप्त हुई है। और हो सकता है कि उन लोग इस चक्की से गेहूं वगैरह या फिर अन्य अन्य सामान का पीसता था, अन्य सामान पीस के वो खाने योग्य बनाता होगा। जैसे कि दो तरह की चक्की मिले, एक तो अवतल की तरह मिले है और दूसरा इस तरह करके लंबा मिले जो ऊपर में रख के रगड़ कर पीसता होगा। तो इस तरह की चक्की मिले हैं कहाँ पे बाबू? मोहनजोदड़ो में क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम लोगों ने तो यहाँ के बारे में जान लिया है कि कौन सी जगह से किस चीज का प्राप्ति हुआ है, लेकिन अब हम लोग खास तौर पर इस सभ्यता की नगर व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो हम लोग का इम्तिहान के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जानेंगे कि इस सभ्यता के समकालीन तीन प्रमुख सभ्यता था। मिस्र की सभ्यता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता था और चीन की सभ्यता था। लेकिन इन तीनों सभ्यता में यहाँ की नगर व्यवस्था के बारे में और कोई सभ्यता में उतना बेहतर तरीका से नहीं था। जैसे कि समकोण में काटने वाली सड़क वाली व्यवस्था नहीं था। पक्की ईंट हम लोग का भारतीय सभ्यता में मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में। और अन्य दूसरा जो सभ्यता है, इस सभ्यता में पक्की ईंट का प्रमाण नहीं मिला है। कुछ कुछ मिला है, लेकिन ज्यादा मात्रा में जिस तरह से भारत में मिला उस तरह से अलग जगह नहीं मिला है। और जल निकासी यानी जल निकलने वाले रास्ता या फिर नाली वगैरह इतनी अच्छे तरीके से नहीं है, स्नानागार नहीं है। तो हमारी भारतीय सभ्यता काफी नगरीय सभ्यता रहा है और इसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि वहाँ की सड़क व्यवस्था के बारे में, वहाँ की सड़क समतल होता था, पूरा प्लेन होता था और चौड़ी होती थी, ठीक है। तो वहाँ की कुछ प्रमुख सड़क है जो विद्वान उसे राजपथ के नाम से जानते हैं। वहाँ के कुछ प्रमुख चौड़ी सड़क है जो विद्वान उसे राजपथ के नाम से जानते हैं, जिसका जो चौड़ा होता था 9.15 मीटर यानी 9.15 मीटर चौड़ा होता था वहाँ का सड़क, जो प्रमुख सड़क होता था, ठीक है। सामान्य सड़क में क्या होता था कि 3.75 चौड़ा से लेकर 3.6 मीटर चौड़ा सड़क होता था। ये सामान्य सड़क होता था। लेकिन कुछ प्रमुख सड़क होता था 9.15 मीटर चौड़ा होता था। उसके बाद सड़क समकोण में काटता था, 90 डिग्री का कोण समकोण, जैसे इस तरह से काटता था, ठीक है। और इस व्यवस्था को यहाँ के विद्वान ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से नाम दिया है, ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम दिया है, ठीक है। चलिए अब ये सड़क जो है खास तौर पर मिट्टी के बने हुए थे, इसके बाबू मिट्टी के बने हुए थे। और इस सड़क के बगल बगल में कूड़ेदान भी हुआ करता था और कूड़े भी रखने का भी व्यवस्था होता था। जैसे कि ये सड़क है तो यहाँ पे समकोण बनता था और इस तरह से कटिंग होता था, ठीक है। और बगल बगल में कुछ कूड़ेदान वगैरह होते हैं। तो काफी प्रमुख इस सभ्यता का काफी प्रमुख विशेषता यहाँ के सड़क व्यवस्था था, जो समकोण में काटता था। काफी बेहतर व्यवस्था था, है ना। हम लोग वर्तमान में प्रेरणा ले सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले के लोग समकोण वाली सड़क और इतने अच्छे ढंग से नगर व्यवस्था के रूप में सड़क बनाता था और लोग सड़क से आना जाना करता था। लेकिन वर्तमान की बात किया जाए, पता नहीं चलता है सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अब अगला पॉइंट है जल निकास प्रणाली। अर्थात भारतीय सभ्यता एक ऐसा सभ्यता रहा है जिसमें आज नहीं बल्कि आज से 5000 साल पहले के लोग जल निकासी प्रणाली के बारे में जानते थे, अर्थात नाली के बारे में जानते थे। और ये पहला सभ्यता रहा जिस सभ्यता में जल निकासी प्रणाली के बारे में लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और कुछ कुछ जो एरिया है अभी पाकिस्तान के एरिया में जब बारिश होती है तो अभी भी वो जल निकासी यानी नाली काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो जल निकासी प्रणाली से संबंधित यहाँ पे सबके घर में निजी कुआं हुआ करता था, उसके बाद स्नानागार हुआ करता था, सबके घर में बाथरूम हुआ करते थे। और घर से जुड़ी हुई जो नाली था, छोटे छोटे नाली जाके प्रमुख नाली यानी जो प्रमुख सड़क होता था, सड़क के प्रमुख नाली से जुड़ा हुआ होता था। यानी इतनी बेहतर तरीका से अच्छे ढंग से इस सभ्यता को सजाया गया था और लोग इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। चलिए निजी कुआं एवं स्नानागार आदि होते थे, नाली होती थी, सबके घर में कुआं भी होते थे, ठीक है। और इस तरह करके नाली का व्यवस्था होता था। इसमें मेन हॉल होता था। यदि कोई व्यक्ति कहाँ से आएगा, यदि कोई कूड़ा कचरा जाके नाली में फंस गया होता तो उसको उखाड़ करके ऊपर में एक लगा रहता था जिसे मेन हॉल के नाम से जानते थे, है ना। उसको उखाड़ करके और अंदर से साफ कर लिया जाता था, फिर जाके नाली खाली हो जाता था और पानी आना जाना करता था, ठीक है। और बगल बगल में क्या होता था, कूड़ेदान होता था, लोग कूड़ा उसमें फेंकते थे। और मानी इतना अच्छा तरीका से भारतीय सभ्यता था कि क्या ही बताए। चलिए अब उसके बाद कुछ स्नानागार थे, वहाँ पे प्रमुख लोग वहाँ पे जाके स्नान करते थे। और जैसे कि वर्तमान में हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जानते थे, तो सोच सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले हमारी भारतीय सभ्यता में स्विमिंग पूल हुआ करता था, स्नानागार हुआ करता था। और ये बात किया जाए प्रमुख एक स्विमिंग पूल का प्रमाण मिला है जो 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा। यहाँ पे एक बेहतर स्नानागार का प्रमाण मिला है जो 39 फुट क्या है लंबा है। उसके बाद फिर
23 फुट चौड़ा है। और गहरा की बात किया जाए, गहरा क्या है बाबू, गहरा 8 फुट गहरा है। और इसके नीचे में जो है ईंट के फर्श बने हुए हैं जो काफी अच्छे तरीके से, चारों ओर बरामदे व कमरे वगैरह होते हैं जो वहाँ के जो स्त्री या फिर पुरुष लोग कपड़ा बदलते होंगे शायद, और हो सकता है कि इस घरों में लोग निवास भी करते होंगे। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन ये अलग अलग विद्वानों का मानना यही है, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि अलग अलग बगल बगल में जो होता था, कमरा होता था, उसमें लोग कपड़ा वगैरह बदलते होंगे। और इसमें एक इस तरह का पाइप होता था या जल निकासी होता था जिसमें अच्छे पानी डाला जाता था और गंदगी पानी को नीचे तरफ से निकाला जाता था। बगल में कुआं भी हुआ करता था। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये हम लोग का नगर योजना के प्रमुख कुछ तथ्य, और कुछ अन्नागार भी हुआ करता था, यानी अन्नागार अनाज रखने वाले कुछ स्थान भी हुआ करते थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो से 4.72 मीटर लंबा, उसके बाद 2.86 मीटर चौड़ा कुछ अन्नागार मिले हैं, है ना। उसके बाद फिर हड़प्पा में कुछ कोठार भी मिला है, जैसे 6-6 कर 12 कोठार मिला है, जो 6-6 करके क्रमबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन कोठार हुआ करता था, है ना। चलिए, और इसके जो प्रमुख जो विशेषता है, यानी नगर संबंधी इस सभ्यता की नगरीय विशेषता प्रमुख है, ईंटें है। प्यारे साथियों, ईंट जो पूर्ण पका हुआ होता था, लेकिन इससे इसके समकालीन और जो सभ्यता था उसमें पका हुआ यानी पक्की ईंट का प्रमाण नहीं मिला है, ना के बराबर मिला है, अध पका ईंट का प्रमाण मिला है। तो हमारी भारतीय सभ्यता की प्रमुख बात रही है, प्रमुख विशेषता रही है ईंट, और ईंट से लोग घर बनाते थे। सोच सकते हैं आज से 5,000 साल पहले। और ईंट की बात किया जाए तो ईंट का लंबाई होता था लगभग 51 सेंटीमीटर। प्रमुख ईंट जो कुछ कुछ खास ईंट मिले हैं उसमें 51 सेंटीमीटर लंबा होता था। उसके बाद चौड़ा की बात किया जाए तो चौड़ा लगभग 6 सेंटीमीटर होता था, और जो उसका मोटाई होता था लगभग चौड़ा होता था 26 सेंटीमीटर, और उसका मोटाई 6 सेंटीमीटर होता था। तो इस तरह करके हम लोग का ईंट का प्रमाण मिला है, अन्नागार का प्रमाण मिला है, स्नानागार का प्रमाण मिला है, जल निकासी प्रमाण मिला है, अच्छे तरीके से सड़क व्यवस्था या फिर समकोण में काटने वाले सड़क व्यवस्था का प्रमाण मिला है। तो प्यारे साथियों, ये हम लोग का भारतीय सभ्यता काफी बेहतर और नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, क्या भारतीय सभ्यता नगरीय सभ्यता था? हाँ, बिल्कुल नगरीय सभ्यता था। जैसे कि आपको पता होगा कि ये भारतीय जो इतिहास है कहीं ना कहीं उल्टा क्रम रहा है। पहले भारत में नगरीय सभ्यता आया, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, फिर कुछ साल बाद जाके वैदिक सभ्यता होता है जिसमें 4 वेद का रचना होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना होता है। और इस वेद के आधार पर लोग सामाजिक जीवन गुजारते हैं। पहले नगरीय जीवन होता है, फिर जाके सामाजिक जीवन होता है, फिर जाके 16 महाजनपद या फिर राजा महाराजा का टाइम होता है। तो 16 महाजन जिसमें मगध प्रमुख होता है और सबसे शक्तिशाली मगध होता है, उसके बाद फिर जाके नगरीय सभ्यता हो जाता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि पहले होता है नगरीय सभ्यता, फिर जाके वैदिक काल में जाता है सामाजिक सभ्यता, या समाज में लोग रहते हैं, है ना। उसके बाद फिर जाके हो जाता है नगरीय सभ्यता, जो वर्तमान में हम लोग के नगर प्रमुख नगर जैसे मुंबई, मद्रास वगैरह वगैरह प्रमुख नगर है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए ये था हम लोग का नगरीय सभ्यता जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे कि उन लोग समाज में किस तरह से रहते थे, समाज में क्या करते थे, क्या समाज में उन लोग श्रृंगार करते थे, क्या समाज में उन लोग आभूषण पहनते थे, क्या उन लोग पाशा वगैरह खेलते, क्या करते थे, उसी के बारे में जानेंगे। आज से 5,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक जीवन कैसे बिताते थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या होते था, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होता था, साग सब्जी और मांस मछली दोनों खाता था। इसलिए चूंकि यहाँ पे एक कांटा का प्रमुख मिला है या कांटा का साक्ष्य मिला है, जिससे उन लोग हो सकता है कि मछली का प्रयोग करता होगा, और मछली का कांटा मिला है तो मछली खाता होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? प्यारे साथियों, दोनों थे, अर्थात सर्वाहारी थे। सर्वाहारी किसे कहते हैं कि वह व्यक्ति या वह जीव जंतु जो मांस मछली और साग सब्जी दोनों खाता है, उससे हम लोग सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते, जैसे कि वहां पे सुई का भी कुछ साक्ष्य मिला, हो सकता है कि उन लोग वस्त्र बनाते होंगे और वस्त्र का पहनता होगा, वस्त्र से लोग बेचता होगा, तो व्यापार में आ जाता है, वस्त्र बेचता होगा। और उसके बाद वहाँ पे स्त्री एवं पुरुष लंबे लंबे बाल रखते थे, और कुछ लोग आभूषण वगैरह पहनते थे। आभूषण में क्या पहनते थे, जैसे कंठहार पहनते थे, हसूली पहनते थे, अंगूठी वगैरह पहनते थे, कड़ा वगैरह पहनते थे। तो अलग अलग प्रमाण मिलता है, जैसे कि उन लोग आभूषण वगैरह भी पहनते हैं, और वर्तमान में भी जाहिर सी बात है आभूषण पहनते हैं। और वर्तमान में खासकर पुरुष जाति आभूषण कम पहनते हैं और स्त्री जाति आभूषण ज्यादा पहनते हैं। जैसे कि पुरुष जाति का आभूषण एक हो जाता है कि अंगूठी, या फिर शादी वगैरह में अंगूठी मिलता है तो बस वही पहनता है, अन्यथा पुरुष जाति कम ही पहनता है। तो पहले के लोग
शायद पुरुष भी पहनते होंगे, लेकिन आभूषण पहनते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन लोग श्रृंगार भी करते थे। क्या करते थे प्यारे साथियों? श्रृंगार करते थे। जैसे कि वर्तमान में मेकअप करते हैं महिला सब, मसाला वसाला लाके चिपका लेता है शरीर में और उन लोग का रूप बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये परंपरा आज से नहीं है, आज से 5000 साल पहले का ये परंपरा है, अर्थात लोग मेकअप भी करते होंगे। ठीक है, तो श्रृंगार में क्या करते थे? उन लोग काजल पहनते थे, पाउडर लगाते थे, है ना। अभी तो फेयर लवली होता है, लेकिन पहले अलग ही कंपनी का पाउडर होगा, उसका लिपि तो हम लोग जान नहीं पाए हैं, है ना। तो जैसे कि ये सभ्यता कैसे, कौन सी सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल सभ्यता है। क्या बाबू? सॉरी, ये प्राग ऐतिहासिक काल है। क्या है? ये प्राग ऐतिहासिक काल है। सॉरी प्यारे साथियों, ये आदि ऐतिहासिक काल, ये आदि ऐतिहासिक काल है। यानी आदि ऐतिहासिक काल वैसा काल को कहा जाता है जिस काल में लिखित जानकारी मिला हो लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, वैसा काल जिस काल के लिखित जानकारी। तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी जानकारी लिखित मिला है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे हम लोग आदि इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानेंगे कि इन लोग तो श्रृंगार में काजल, पाउडर और तांबे के दर्पण। देखिए अभी हम लोग शीशे के दर्पण का यूज करते हैं, लेकिन उन लोग तांबे का दर्पण का यूज करता था, अर्थात शीशा तांबे का दर्पण से उन लोग अपना चेहरा को संवारता होगा। फिर उन लोग लिपस्टिक और अन्य चीजों का भी प्रमाण मिला है अलग अलग जगह से, तो लिपस्टिक भी लगाते होंगे। तो आज से 5000 साल पहले के स्त्री भी श्रृंगार वगैरह करते होंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ आभूषण प्राप्त हुए, जैसे बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत, उसके बाद हड्डी एवं शंख। इन सभी चीजों से उन लोग आभूषण बनाते थे और पहनने का काम आता था। और उन लोग मिट्टी का धातुओं से विभिन्न बर्तन वगैरह बनाते थे, और लोग बर्तन में कुछ अजब मतलब अच्छी क्वालिटी का डिजाइन भी बनाया था। कुछ हड्डी का प्रमाण मिलता है, तो कुछ नए नए पक्षियों का प्रमाण मिलता है, तो बाघ का प्रमाण मिलता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग जो वस्तु है, अलग अलग बर्तन है, अलग अलग में अलग अलग कलाकृति मिलता है। तो ये सभ्यता काफी हमको लगता है कि विकसित सभ्यता है, तो है, इसीलिए इन लोग इस तरह के डिजाइन वगैरह बनाते होंगे। चलिए, इन लोग मनोरंजन के लिए पासा भी खेलते थे। क्या करते थे प्यारे साथियों? पासा। और पासा में इन लोग हो सकता है कि कुछ दाव में लगाता होगा, है ना। चलिए, पासा खेलता होगा, आमोद प्रमोद भी होता था उन लोग। और एक हाथी का प्रमाण मिला है, जो एक हाथी मतलब मिला है, कुछ मिट्टी के बने हुए हाथी मिले हैं, जिसके कपाल दबाने से कुछ आवाज मतलब नए नए प्रकार के ध्वनि निकलते हैं। तो हो सकता है कि उस तरह के हाथी बना के उन लोग ध्वनि निकालते होंगे और उन लोग मनोरंजन करते होंगे। और नृत्य करने का भी साक्ष्य मिले, कुछ स्त्री के साक्ष्य या फिर स्त्री के मूर्ति मिले हैं जिसमें नृत्य करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि उन लोग नाचने का भी परंपरा जानते होंगे और नाचने से उन लोग को मनोरंजन आता होगा। उसके बाद फिर नाच गाने बजाने का भी शिकार करते थे, मैंने शौकीन थे, गाने बजाने का भी शौकीन हुआ करते थे। उन लोग नाच वगैरह भी करते होंगे, तो अलग अलग प्रमाण है। उसके बाद शिकार करते होंगे, तीर धनुष का भी उन लोग प्रयोग करते होंगे। जो उन लोग शिकार के लिए तीर धनुष का भी उन लोग अच्छे तरीके से प्रयोग करते होंगे। और मछली पकड़ने के लिए कुछ कांटे का भी प्रयोग मतलब कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो हो सकता है कि उन लोग मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग करते होंगे और मछली भी खाया करता होगा, इसीलिए इस सभ्यता को सर्वहारी के नाम से जानते हैं। और इन लोग ये जो देख रहे हैं ये पासा है ना, ये पासा गेम है और इसी पासा इन लोग खेलता था। इन लोग पासा के बारे में जानता था, जैसे कि पासा में कुछ गुठियां होता था और इस तरह करके कुछ गोटी होता था। और अभी के वर्तमान का लूडो ही ले लो, है ना, उसी तरह से लोग सार्वजनिक जीवन बिताते थे और समाज में रहते थे, इस तरह करके जीवन। ठीक है प्यारे साथियों, आई होप कि समझ में आ गया होगा सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे आर्थिक जीवन के बारे में कि उन लोग आर्थिक जीवन यानी अर्थव्यवस्था उन लोग का क्या था, उन लोग का खाने का स्रोत क्या था और उन लोग का आय का स्रोत क्या था। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है कि उन लोग यहाँ आर्थिक स्रोत यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लोग धार्मिक स्रोत के नाम से जानते हैं। धार्मिक स्रोत जानेंगे कि इन लोग का धर्म क्या था या फिर इन लोग कौन से धर्म को मानते थे, क्या हिंदू मानते थे या सिख मानते थे, ईसाई मानते थे या मुस्लिम मानते थे। तो इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिला है प्यारे साथियों, कोई धार्मिक अवशेष नहीं मिला है, ना कोई मंदिर का अवशेष मिला है, ना कोई मस्जिद का अवशेष मिला है। तो इस सभ्यता में कोई चीज यानी धार्मिक स्थलों का अवशेष नहीं मिला है। जैसे इस सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी। तो मिस्र और मेसोपोटामिया में भी कोई मंदिर या फिर कोई धार्मिक स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। उसी तरह से भारतीय सभ्यता में भी कोई धार्मिक स्थल के साक्ष्य
नहीं मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद उन लोग कोई धार्मिक या फिर धर्म से संबंधित कुछ नहीं जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ जैसे कि कुछ मूर्तियां मिली है तो उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ मूर्तियों का पूजा करते होंगे या फिर कुछ ऐसे ऐसे चीजों का पूजा करते होंगे। उसके कुछ जो चित्र मिले हैं तो हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते कि उसका पूजा करते होंगे या और कुछ। ठीक है, चलिए खास तौर पर जैसे कि उन लोग उस सभ्यता में बहुत सारे मूर्तियों का प्रमाण मिले हैं। मातृ देवी का मतलब स्त्रियों की मूर्ति का प्रमाण मिले, तो हो सकता है कि उन लोग मातृ देवी या फिर मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा, माता को या फिर लोग स्त्री को ज्यादा मात देता होगा। और लोग जैसे कि बहुत सारे स्त्री की मूर्ति मिले हैं तो हो सकता है कि लोग स्त्री का पूजा करता होगा, जिससे कि मातृ देवी का पूजा करता होगा। ये अनुमानते बात है। ठीक है, और वर्तमान में उसको ले लिया जाए जैसे दुर्गा माता, काली माता, तो उसी के रूप को मानते होंगे या उसी को मानते होंगे, इसलिए तो बहुत सारे मूर्ति का स्त्री की मूर्ति का प्रमाण मिले है ना। चलिए अब मूर्ति के पेट से पौधे हुए जैसे कुछ ऐसे भी मूर्ति मिली है जिसके पेट से पौधा निकला हो, तो उससे ये साबित होता है कि हो सकता है कि उस मूर्ति को पृथ्वी के माता मानता होगा या फिर धरती देवी मानता होगा, जिससे उन लोग ये आशंका करता होगा, ये सोचता होगा, ये कामना करता होगा कि इस देवी या इस देवता को मानेंगे, इस पृथ्वी देवी को मानेंगे तो हमें फसल में वृद्धि होगा, है ना। ये भी हो सकता है। तो उन लोग पृथ्वी देवी को भी मानते होंगे और प्रमुख लिंग को भी मानते हैं। चलिए, और कालीबंगा से कुछ हवन कुंड भी मिले हैं, तो उससे यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं। हवन कुंड से यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज का प्रमाण मिला है, जिससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस जगह से जो चीज मिला है, जैसे मूर्ति का साक्ष्य मिला है तो मूर्ति की पूजा करते होंगे, और कुछ यज्ञ व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। चलिए, तो इस तरह करके धार्मिक जीवन है, जैसे कि मूर्तियां का प्रमाण मिले तो मूर्ति का पूजा करता होगा। कुछ पेट से निकले हुए पौधा है मूर्ति के, तो उससे ये साबित होता है कि वो पृथ्वी देवी हो सकता है, पृथ्वी को मानते होंगे, है ना। चलिए, अब जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मार्शल महोदय। ये महोदय अंतिम संस्कार के 3 नियम निकाले थे और बोला था कि उस समय में किस समय हड़प्पा सभ्यता के काल में जो अंतिम संस्कार होता था 3 आधार पर होता था। पहला होता था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था कि जो व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते थे या फिर इस दुनिया से मर जाते थे या जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसको अच्छी तरीके से जमीन में गाड़ दिया जाता था। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण समाधिकरण। जैसे कि मुस्लिम बरादरी में ऐसा होता है, और उस जो मरे हुए शरीर है उसे जमीन में दफना दिया जाता है। ये परंपरा कम चलता था। लेकिन एक था आंशिक समाधिकरण। मार्शल महोदय का कहना है कि आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत क्या करता था कि मरे हुए जो शरीर होता था उसको ऊंचे स्थान में रख दिया जाता था, कोई खेत में। उसके बाद उसके शरीर गलने के बाद और अनेक अनेक जानवर खाने के बाद उसकी हड्डी और हर मांस बच जाता था, और उस हर मांस को जमीन में दफना दिया जाता था। तो ये दूसरा विधि था, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा विधि अधिक प्रचलन था, जो दाह संस्कार, जो वर्तमान में भी अधिक प्रचलन है भारत में। वो क्या है कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उसे जला दिया जाता था, और ये जो प्रावधान अभी भी काफी ज्यादा है। चलिए, तो मार्शल महोदय ने 3 अंतिम संस्कार के 3 प्रावधान दिए, जैसे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्करण। प्यारे साथियों, धार्मिक स्थल के अंतर्गत ये व्यवस्था हम लोगों ने बताया। और धार्मिक जीवन में इन लोग क्या था कि ताबीज वगैरह पहनते थे, और भूत प्रेत से भी इन लोग मतलब विश्वास करते थे, भूत प्रेत में। और इन लोग लगभग अंधविश्वासी थे इन लोग, है ना। कुछ को किसी को कुछ मान लेते थे। तो इन लोगों का जो साक्ष्य के मुताबिक प्रमुख जो वैज्ञानिक लोग हैं, प्रमुख जो इतिहासकार लोग हैं, इस तरह से बताते हैं। तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोगों ने इस तरह के सारे प्रावधान को पढ़ लिए हैं। प्यारे साथियों, अब हम लोग जानेंगे आर्थिक जीवन के अंतर्गत, यानी कि हड़प्पावासी के लोग आर्थिक जीवन क्या करते थे, अर्थव्यवस्था उन लोगों का क्या था, उन लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, और किस तरह से उन लोग जीवन यापन बिताते थे, और इसका स्रोत क्या था, आय का स्रोत क्या था। जैसे कि उन लोग कृषि करता था, और कृषि उन लोग का प्रमुख आय का स्रोत था। उसके अंतर्गत कपास, गेहूं, जौ, उसके बाद धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो हो सकता है कि धान भी उन लोग उगाता होगा। उसके बाद बाजरा, मटर, तिल, इस तरह के कृषि उन लोग करते होंगे, और इसी यही जो प्रमुख स्रोत था आय का, बस यही हो सकता है। उसके बाद फिर फल के अंतर्गत केला, नारियल, अनार, खजूर, उसके बाद तरबूज आदि फलों का उन लोग यूज करता था, उन लोग उगाते थे। और जैसे कि कुछ प्रमुख पशु पालते थे, जैसे कि बैल। और बैल भी 2 प्रकार के होते थे, साक्ष्य के या फिर
पुरातत्व के मुताबिक कुछ प्रमुख बैल का चित्र मिला है, जैसे कि एक कुबरदार बड़े सींग वाले बैल मिले हैं और एक बिना कुबरदार छोटे सींग वाले बैल मिले हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो बैल का जो साक्ष्य मिला है तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बैल मिले हैं। ठीक है, चलिए कुछ गाय और कुछ भेड़, कुछ बकरी, कुछ हाथी, कुछ सुअर, ऊंट प्रमुख जानवर, पालतू जानवर थे इस सभ्यता में, और इन्हीं जानवरों के दूध एवं मांस इन लोग खाते होंगे, इसलिए तो मांसाहारी यानी सर्वाहारी था। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अब कुछ इन लोग का शिल्प उद्योग था, जैसे कि बुनाई के लिए उपकरण, इन लोग शिल्प उद्योग छोटे छोटे कुटीर उद्योग की तरह कुछ बनाते होंगे, जैसे कि मछली के कांटे बनाते होंगे, वस्त्र उद्योग बनाते होंगे, और हम लोगों ने जाना कि सुई का भी प्रमाण यहाँ पे मिला है, तो कहीं ना कहीं उन लोग वस्त्र भी बनाते होंगे, है ना। और माला, आभूषण, धातु का चादर, तो माला बनाता होगा तो कहीं ना कहीं उन लोग का कुछ छोटा सा फैक्ट्री हुआ होगा, है ना। और आभूषण के जो धातु के चादर बनाते होंगे तो आभूषण से बनाते होंगे, तो उसके लिए भी कुछ उद्योग या फिर शिल्प हुआ होगा, है ना। फिर मछली पकड़ने का कांटा बनाया होगा, तो बहुत सारे जो उद्योग हैं इन लोग करते होंगे, है ना। चलिए अब व्यापार के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्यापार में सोना का व्यापार अफगानिस्तान से होता था, भारत से होता था, उसके बाद तांबा का व्यापार ईरान से होता था। तो यानी इन लोगों का व्यापार लंबे दूर तक होता था। उन लोग पानी जहाज का भी यूज करता होगा, और पानी के माध्यम से भी लोग बड़े बड़े जगह जाके, यानी इसका जो एक जगह जिसका नाम है गुजरात के लोथल में इन लोग का बंदरगाह भी मिला है। यहाँ से बंदरगाह का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो हो सकता है कि इन लोग पानी के माध्यम से भी आयात निर्यात करते होंगे। ठीक है, चलिए, तो मेसोपोटामिया की जैसे कि बहुत सारे मोहरे, अलग अलग सभ्यता के मोहरे प्राप्त हुआ, तो आना जाना कैसे करता होगा, पानी से या स्थल मार्ग से हुआ करता होगा, तो उन तीनों सभ्यताओं से इन लोग का व्यापार हुआ होगा, है ना। और उसके बाद इन लोग का ना एक खासियत है, जैसे नाप तौल का खासियत है, इन लोग नाप तौल कैसे करते थे, इन लोग का जो हिसाब किताब कैसा होता था, उन लोग का होता था, पहले किस अनुपात से उन लोग हिसाब किताब करते थे, जोड़ घटा करते थे। पहले 2 होता था, फिर पहले 1 होता था, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, इस तरह करके इस अनुपात से उन लोग हिसाब किताब करते थे। और ये था हम लोगों का कुछ नगर योजना के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इस सभ्यता का निर्माता कौन था, पतन किसने किया था, और इस सभ्यता के लोगों ने विज्ञान के दुनिया में क्या क्या उत्पादन किया था, या फिर किस चीज का स्थापना किया था। तो प्यारे साथियों, अब हम इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद इस सभ्यता के निर्माता कौन था और इस सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ था, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सभ्यता के निर्माता के बारे में और विज्ञान के बारे में कि इन लोग विज्ञान की दुनिया में क्या हासिल किए थे। ठीक है, तो निर्माता की बात किया जाए तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई बोल रहे कि आर्य लोग आए थे, तो कोई बोल रहे कि मध्य एशिया से आए थे, तो कोई बोलते हैं कि द्रविड़ लोग आए थे, तो कोई विद्वान बोलते हैं कि व्यापारी लोगों का यहाँ पे वर्ग था। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एक व्यक्ति था जो काफी विद्वान थे, जिसका नाम था रंगनाथ राव। इसका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में आर्य लोग आए थे जो मध्य एशिया से आए थे, और इसी को ज्यादा मत दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक विद्वान थे जिसका नाम था जी गार्डन। इसका कहना था कि ये सभ्यता के जो लोग है ये सुमेरियन सभ्यता से आया था। ठीक है प्यारे साथियों, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है और इसी सभ्यता के अंतर्गत एक सुमेरियन सभ्यता है। तो इसका कहना है कि उसी सभ्यता से वहां से लोग आए थे और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का स्थापना किया था। उसके बाद श्री राम प्रसाद चंद्रा का कहना है कि यहाँ पे व्यापारी लोगों का वर्ग था और यही वर्ग ने यहाँ पे इस सभ्यता का स्थापना किया था। उसके बाद डॉक्टर व्हीलर था, इसका कहना है कि द्रविड़ लोग यहाँ के संस्थापक थे और यही द्रविड़ लोग यहाँ पे आके स्थापना किया था। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कोई भी हो सकता है। अब जो भी हो सकता है ना, हम तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आर्य को माना जाता है कि आर्य लोग यहाँ पे आए थे और इन्हीं लोग हड़प्पा सभ्यता का स्थापना किया था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इस सभ्यता का पतन का क्या कारण रहा। प्यारे साथियों, अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं कि इस सभ्यता में बाढ़ आने से पतन हो गया, तो कोई बोलते हैं कि महामारी से पतन हुआ, तो कोई बोलते हैं कि प्रदूषण या फिर यहाँ के वातावरण खराब थे, यहाँ प्रदूषित थे, इसीलिए इस सभ्यता का पतन हो गया। तो
मार्शल महोदय और अर्नेस्ट मैके महोदय, उसके बाद SR राव महोदय, इन तीनों महोदय का कहना था कि यह सभ्यता का पतन जो हुआ बाढ़ के कारण हुआ और प्रतिवर्ष बाढ़ आता था और यहाँ पे इन लोगों ने खुदाई किया तो नए नए भवन का निर्माण बनाते हुए देखा और इन लोग का कहना है कि नहीं, बाढ़ से ही यहाँ पे क्या होता है कि सभ्यता का पतन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल होता है कि बाढ़ से जो नीचे वाले इलाके के सभ्यता थे, लोग रहते थे जहाँ पे, वहां पे बाढ़ से पतन हो सकता है, लेकिन जो ऊपरी भाग में रहते थे या ऊंचे स्थान में जिस सभ्यता का निवास था तो उन लोग कैसे बाढ़ से पतन हुए थे या फिर बाढ़ के कारण इन लोग का पतन हुआ था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन व्हीलर महोदय, उसके बाद गार्डन चाइल्ड और पिगट महोदय। इनका कहना था कि नहीं, बाढ़ के कारण नहीं इस सभ्यता का पतन हुआ था, इस सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण पतन हुआ था। यानी 1500 ईसा पूर्व पहले क्या है, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि बाहरी आक्रमण आए थे, कुछ आर्य लोग आए थे और इन्हीं लोग आके यहाँ पे आक्रमण किया और इस सभ्यता का पतन कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों महोदय का कहना था कि बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हो गया। अब दो व्यक्ति है जिसका नाम है आर्यन स्टाइल, उसके बाद A.N. घोष। इन दोनों महोदय का कहना है कि नहीं, ना बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हुआ, ना ही बाह्य आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ है तो बस जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। अब कोई भी हो सकता है, तो इन अलग अलग लोगों का अलग अलग मत, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। और कुछ लोग बोलते हैं महामारी के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वातावरण में अच्छे से उन लोग संतुलन नहीं हो पाए और इस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो कोई भी हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तो यदि बोला जाए कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ तो आप लोग 3-4 बिंदु लगा सकते हैं। पहला, इस सभ्यता का अलग अलग विद्वान जैसे कि मार्शल, अर्नेस्ट मैके, SR राव का कहना था कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ और इन तीनों महोदय का कहना था कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था और इन दोनों जो महोदय था इसका कहना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो इन्हीं पॉइंट को आप लोग लिखेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इन सभ्यता के लोग विद्वान की दुनिया में या फिर विज्ञान की दुनिया में किस तरह से अपना विकास किया था और क्या क्या हम लोगों को दिया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन लोगों को लिपि का ज्ञान था। ठीक है, इन लोग का भाव चित्रात्मक लिपि था और इस तरह से लिखा करता था इन लोग। ठीक है, इस तरह करके लिखा हुआ था और ये चित्रात्मक लिपि पता नहीं चलता था कि किधर से लिखा होता है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग गौमूत्रा लिपि के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से गाय पेशाब करता है तो इस तरह से बनते बनते चले आता है, तो इसी तरह का लिपि इसीलिए हम लोग गौमूत्रा लिपि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के लोग गौमूत्रा लिपि का यूज जानते थे और इन लोग भाव चित्रात्मक लिपि के माध्यम से लोगों को भाव से प्रकट करते थे और उन लोग आपस में बात करते होंगे। हालांकि इस चित्र या इस लिपि को हम लोग कोई पढ़ नहीं पाए हैं। अगर आप पढ़ पाए हैं तो आप कमेंट में बताइए कि अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आपका नाम इतिहास में आ जाएंगे और हम पढ़ाएंगे आपका नाम लेके। ठीक है, चलिए अब इन लोग धातु के बारे में जानते थे और धातु से इन लोग कच्चे धातु को पके हुए धातु में परिवर्तन करना जानते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि तांबे को 1083 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाके पिघल कर मतलब मजबूत तांबे बनता है। तो इन लोग जो तांबे का जो प्रयोग किया है, बहुत सारी मूर्ति मिले हैं तांबे के, बहुत ऐसे प्रमाण मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उन तकनीकों से परिचित होगा जिन तकनीकों से गर्म क्या करता होगा। ठीक है, तो इन लोग अच्छे विकास किए होंगे और इन लोग जैसे कि आपको पता होगा कि तांबे और तीन को मिला करके कांसा का निर्माण होता है, जिसमें तांबे 75 से 90% तांबे होता है और टीन 10 से लेकर 25% तीन होता है। तो इन दोनों को मिलाने से एक नए धातु का निर्माण होता है जिसे हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं। तो इस सभ्यता में कांसा का भी प्रयोग हुआ है, कई सारे कांसा का प्रमाण मिले हैं, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार पूछा जाता है कि हमारे भारतीय सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है। एक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता, चूंकि इस युग को हम लोग कांसा के युग को जानते थे। ठीक है, या फिर जानते हैं। और वर्तमान जो युग है इसमें लोहा का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए लोह युग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और भविष्य में आप देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो लोहा को खत्म करके बढ़िया एक नए धातु का निर्माण करें और वो मजबूत हो लोहा से, तो वो लोहा जो धातु का निर्माण करेंगे उसका नाम लेके उस सभ्यता या फिर उसी का युग चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पत्थरों का यूज करता था तो पाषाण काल, उसके बाद तांबा का यूज किया और पत्थरों का यूज किया तो दोनों मिला के ताम्र पाषाण काल, उसके बाद तांबा, उसके बाद टीन का प्रयोग करके एक नया धातु बनाया जिसे हम लोग
कांसा के नाम से जानते हैं तो उसे कांस्ययुगीन काल या कांस्य काल, ठीक है। उसके बाद फिर लोहा का यूज कर रहे हैं हम लोग तो लौहयुगीन काल, अभी हम लोग वर्तमान में लौहयुगीन काल के नाम से जानते हैं। तो इन लोग 75 से 90% तांबे और 10 से 25% टीन मिला करके एक नया धातु का निर्माण किया जिसे हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं, और उन लोग कांसा का भी प्रयोग करते थे, इसलिए हम लोग कांस्ययुगीन के नाम से जानते हैं। और इन लोग वाहन के लिए कई जगह से बैलगाड़ी, मिट्टी के बने हुए बैलगाड़ी का प्रमाण मिले हैं, तो हो सकता है कि उन लोग बैलगाड़ी से परिचित होंगे और इन लोग बैलगाड़ी के दुनिया में अभूतपूर्व विकसित किया, और हो सकता है कि उन्हीं लोगों से हम लोगों ने सीखा, है ना। उसके बाद फिर ईंट के बारे में हम लोगों ने सीखा, और ईंट में यानी इस सभ्यता का बहुत ही प्रमुख जो बात है वो है ईंट। और ईंट से उस सभ्यता में तत्कालीन सभ्यता 3 सभ्यता था, और उन सभ्यता में उतने अच्छे तरीके से ईंट का मतलब आर्किटेक्चर या फिर उसका चित्र नहीं बना हुआ था जैसे कि हम लोग का भारतीय सभ्यता का ईंट हुआ करता था। उन लोग का भी होता था लेकिन कम मात्रा में, अध पका होता था, अच्छा क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन भारतीय सभ्यता में अच्छी अच्छी क्वालिटी का ईंटें मिलते थे, ठीक है। उसके बाद माप तोल की तकनीक इन लोग जानते थे। इन लोग 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 इस तरह करके माप तोल भी, इस अनुपात के माध्यम से माप तोल के बारे में भी जानते थे। और इस सभ्यता का सबसे प्रमुख बातें नगर नियोजन सभ्यता था, अर्थात नगरीय सभ्यता था। इस सभ्यता में लोग स्नानागार के बारे में, अन्नागार के बारे में, उसके बाद कुठार के बारे में, और जैसे कि सड़क व्यवस्था के बारे में, नाली के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का विज्ञान के बारे में। प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने इस सभ्यता के सड़क व्यवस्था के बारे में, इस सभ्यता के आर्थिक बारे में और सामाजिक जीवन बारे में, उसके बाद इस सभ्यता का निर्माता कौन था, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस सभ्यता के लोग विज्ञान के बारे में क्या जानते थे, और लोथल, कालीबंगा, बनवाली, इस तरह से इस जगह से क्या क्या मिले हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को क्लियर मैंने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। प्यारे साथियों, मेरा मानना यही है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। कहीं ना कहीं हम आप लोगों को एक बेहतर पदाधिकारी, अधिकारी बनने के लिए देखना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कोई अच्छे बड़े घराने से नहीं है, एक मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, और आप लोग पढ़ेंगे तो आप अपने माँ बाप को खुशियाँ दे सकते हैं। प्यारे साथियों, इसी बीच हम लोग का ये पहला चैप्टर इतिहास क्लास 12 के पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, और हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। प्यारे साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर हम लोग एक बेहतर क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए यहीं तक बाय बाय।